हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए क्लास से। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की क्लास चल रही है। 3 क्लास हमने अपलोड कर दी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की ये आखिरी और चौथी क्लास है। आज हम पर्यावरण के सेगमेंट को ख़त्म कर देंगे। तो कल आपने ओजोन के बारे में, पर्यावरण के बारे में तथा तमाम प्रदूषण के बारे में पढ़ा और प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे धारणीय विकास एवं सतत विकास से संबंधित चीज़ों के बारे में। 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आज के बारे में देखेंगे। जल प्रदूषण भी देखेंगे और ध्वनि प्रदूषण आज के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। और आप लोग फटाफट जुड़ जाइए हमारे चैनल से। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे धारणीय विकास और सतत विकास की बात करेंगे। तो धारणीय विकास जो है विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो हमने देख लिया कि धारणीय विकास के बाद अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास की अवधारणा 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED की अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पे, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसे एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं कि धारणीय विकास की जो अवधारणा है ये 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED की अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की गई थी। और वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 में इसे समर्थन प्रदान किया गया था। तो यहाँ हमने देख लिया कि सतत विकास की जो धारणा ये कहाँ विकसित हुई थी, तो 1987 के WCED की अपनी रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की गई थी। और 1992 के जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें एजेंडा 21 में इसका समर्थन प्रदान किया गया था। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। अब हम आइए एजेंडा 21 के बारे में जान लेते हैं। तो एजेंडा 21 जो है जैविक विविधता पर सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना, पूज्य स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना, सबको खाद्य सुरक्षा, जल की सुरक्षा देना, स्वच्छ जल की सुरक्षा देना और विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय खोजना। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एजेंडा 21 का ये 4 निम्न जो है प्रमुख जो लक्ष्य हैं इसके, ये एजेंडा 21 के तहत हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे धारणीय विकास सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक बर्टलैंड 1987 थे। तो हमने देख लिया कि 1987 में बर्टलैंड कमीशन आया था, उसी के तहत ये धारणीय सतत विकास की अवधारणा प्रतिपादित की थी जिसमें कुल 17 गोल निर्धारित किए गए थे। लगभग 17 गोल निर्धारित किए गए थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो अगला हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल 17 विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया था जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो यहाँ हम देख लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल 17 विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया था जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम 17 विकास लक्ष्यों के बारे में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ से तो एक सवाल आपका 100% आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। तो चलिए हम देखते हैं 1 से लेकर 17 तक जितने हमारे विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल गोल जो हमारा पहला है ये गरीबी को समाप्ति। जी हाँ, जीरो हंगर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पहला हमारा गरीबी को समाप्ति करना है। फिर हमारा दूसरा सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल गोल जो है हमारा SSD गोल जो है हमारा भुखमरी से मुक्ति। तो यहाँ पर जीरो हंगर, पहला हमारा जीरो पॉवर्टी और दूसरा हमारा जीरो हंगर। तो हमने देख लिया कि पहला जीरो पॉवर्टी हो गया, गरीबी की समाप्ति, दूसरा हमारा भुखमरी से मुक्ति, फिर हमारा तीसरा नंबर का गोल हो गया स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। चौथे नंबर की बात करेंगे तो चौथा नंबर हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। तो यहाँ हमने इसको हम सीक्वेंस वाइज याद करेंगे, थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। पहले हमको गरीबी समाप्त करनी है, उसके बाद फिर हम भुखमरी समाप्त करेंगे। गरीबी मेरी जब समाप्त हो जाएगी तो भुखमरी समाप्त करेंगे। फिर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। उसके बाद फिर स्वास्थ्य जब मेरा सही हो जाएगा तो फिर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम लैंगिक समानता पर ध्यान देंगे। जी हाँ, शादी करके केवल 2 ही बच्चे रखने, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ हम लैंगिक समानता की बात करेंगे। उसके बाद जल एवं स्वच्छता, फिर हम जल और स्वच्छता की बात करेंगे और पानी वानी जो है हम थोड़ा साफ़ पिएंगे। उसके बाद फिर हम किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा की बात करेंगे। जी हाँ, स्वच्छ ऊर्जा की भी बात करेंगे। ये हमारा 7वां नंबर का है जो किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। तो हमने यहाँ देख लिया कि पहला गरीबी समाप्ति, दूसरा भुखमरी से मुक्ति, तीसरा स्वास्थ्य और सुरक्षा, चौथा हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, 5वां जो हमारा लैंगिक समानता से है, छठा जो है जल एवं स्वच्छता से है, 7वां जो है किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा से है,
8वीं की बात करेंगे तो उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास से संबंधित है। जी हाँ, 8वां जो हमारा सस्टेनेबल गोल है ये हमारा उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 9वां की बात करेंगे तो 9वां सस्टेनेबल गोल जो हमारा है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 10वीं की बात करेंगे तो असमानताओं में कमी, यहाँ से भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया ये, तो 10वां सस्टेनेबल गोल हमारा क्या है, असमानताओं में कमी है। 11वीं की बात करेंगे तो संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास की बात की गई है। 12वां सस्टेनेबल गोल जो हमारा जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद की बात की गई है। 13वीं की बात करेंगे तो जलवायु कार्रवाई जो हमारे 13वें सस्टेनेबल गोल में कहा गया है। 14वें की बात करेंगे तो जलीय जीवों की सुरक्षा जो है हमारे 14 सस्टेनेबल गोल में किया गया है। 14वां नंबर जो सस्टेनेबल गोल है मेरा, इसमें जलीय जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। वही 15वें की बात करेंगे तो इसमें स्थलीय जीवों की सुरक्षा, तो यहाँ याद रखेंगे कि 14 में पहले जल है, उसके बाद यहाँ पर जलीय जीवों की सुरक्षा की बात की गई है, और वही 15 में स्थलीय जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। 16वें की बात करेंगे तो शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं की बात की गई है, और 17 की बात करेंगे तो लक्ष्यों के लिए भागीदारी जो है हमारा 17 नंबर जो कि आखिरी सस्टेनेबल गोल है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने देख लिए 1 से लेकर सारे 17 तक जो है हमारे 17 गोल हमारे हैं सस्टेनेबल गोल हैं, जिनको 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है 1987 के ब्रटलैंड कमीशन के तहत, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया। अब हम चलेंगे प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक प्रदूषक क्या है। ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कणकीय पदार्थ जिसे पीएम पार्टिकुलेट मैटर जिन्हें कहा जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये हमारे कुछ प्राथमिक प्रदूषक हैं, जो कि ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में घुल जाते हैं और हमारे पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि कुछ हमारे प्राथमिक प्रदूषक हैं, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। वही द्वितीय प्रदूषक की बात करेंगे तो इनका निर्माण द्वितीय विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अपक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है। इसमें आपका ओजोन O3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO3 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि प्राथमिक प्रदूषक में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ये देखा था। द्वितीय प्रदूषक में हमारा क्या हो गया कि इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों का सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वह रासायनिक क्रिया करके यहाँ पर द्वितीय प्रदूषक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जैसे ओजोन O3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो ये सब हमारे द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की बात करेंगे। तो वायु प्रदूषण की बात करेंगे तो जब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और इस समय वायु प्रदूषण से जितना हमारा भारत सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, भारत के कई शहर लगभग अभी देखा है AQR की जो रिपोर्ट आई है उसमें देखा हमने कि 100 शहरों में 66 शहर तो केवल भारत के हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, और भारत का दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लोनी गाजियाबाद का है, वो भी घोषित हुआ है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया ये कर्म से संबंधित फैक्ट्स थे जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब हम चलेंगे पार्टिकुलेट मैटर की बात करेंगे। तो पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। PM जिसे कहते हैं, तो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है 10 माइक्रोन से बड़े, जहाँ 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले जो कणों की शुद्ध कणकीय पदार्थ और धूल की संख्या दी जाती है। तो हमारे जो वायुमंडल में 10 माइक्रोन से बड़े जो धूल के कण होते हैं उनको वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और वही पार्टिकुलेट मैटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम फ्लाई ऐश की बात करेंगे। तो फ्लाई ऐश ऐसा सूक्ष्म पाउडर होता है जो कि वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में होता है। इसमें सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक और कॉपर जैसे नुकसानदायक पदार्थ होते हैं। इसे श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है और प्रकाश संश्लेषण को ये बाधित करते हैं। तो फ्लाई ऐश जो है इसे श्वसन तंत्र संबंधी रोग होते हैं, और या इसमें सीसा हो गया, कोबाल्ट हो गया, आर्सेनिक हो गया, कॉपर जैसे नुकसानदेह पदार्थ होते हैं जो कि श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है इससे। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलिए बात करेंगे निलंबित कणकीय पदार्थ SPM की बात करेंगे। जी हाँ, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका आकार जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। तो यहाँ पर इसे याद करेंगे कि सस्पेंडेड
जो है पार्टिकुलेट मैटर का जो आकार कितना बड़ा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण जो होते हैं पार्टिकुलेट मैटर चन श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वही 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण को PM 2.5 श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे, यहाँ बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे। तो सभी वायु प्रदूषकों में 50% का भाग प्रतिनिधित्व करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे दमा घोटू गैस के भी नाम से जाना जाता है। जी यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही खतरनाक और जहरीली गैस है। अक्सर आपने सुना होगा कि कभी कभी अखबारों में भी सुनते होंगे कि लोग अंगीठी जला के कमरे में बंद करके सो जाते हैं, फिर पता चलता है कि सुबह जब उठे तो सोए के सोए रहेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि अंगीठी से जो कोयले से जो निकलता है तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस निकलती है, और यह जो दम घोटू गैस होती है, अगर आप इसे कमरे में जला के सो जाएंगे तो फिर आपका दम घुट सकता है और आपकी मौत भी हो जाएगी। तो यहाँ ये बहुत खतरनाक गैस है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी कमरे में या ठंडक भी चाहे जितनी रहे तो आप कमरे में अंगीठी जला के कभी मत सोया करें, थोड़ा हवा निकलने की रास्ता रखा करें। तो यहाँ हमने देख लिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सभी वायु प्रदूषकों के 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है, और इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे मीथेन की बात करेंगे, CH4 जो जिसका फार्मूला है। धान के खेत में कोयले की खदानें और घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। तो मीथेन जो होता है धान के खेत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का प्रदूषक ही है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि यह धान के खेत के कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण या मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे बेंजीन की। तो बेंजीन जो है, बेंजीन से रक्त कैंसर होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कैडमियम की बात करेंगे तो कैडमियम के कण जो है श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं, और इटाई रोग भी इसी के कारण होता है, जो कि हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं और रक्तदाब को बढ़ाते हैं। तो ये जल प्रदूषण का एक उदाहरण है। जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है और यह हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का शुभारंभ किया। AQI में 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है। इसमें निलंबित धूलकण PM पार्टिकुलेट मैटर 10, सूक्ष्म धूलकण PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3 और लेड को शामिल किया गया। तो यहाँ हमने देख लिया कि AQI में 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें सबसे खतरनाक PM 10, उसके बाद सूक्ष्म धूलकण PM 2.5, फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसे आप लोग जरूर याद रख लीजिए। इसे 1-2 बार लिख के याद कर लीजिए। तो यहाँ हमने देख लिया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपका 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है, और इसकी जो है उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 अप्रैल 2015 को किया था। और इसमें 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपका PM 10 पार्टिकुलेट मैटर 10 है, उसके बाद PM 2.5 है, फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और लेड है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम बात करेंगे कि किस वर्ग के मतलब किस वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने तक होने तक यह क्या नाम है, इसका इंडेक्शन क्या है, किस इंडिकेशन से इसको मतलब प्रदर्शित किया जाता है, और कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा अति खराब है, कौन सा गंभीर की श्रेणी में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एयर क्वालिटी जब है 0 से 50 के बीच में रहेगा तो यह अच्छे के वर्ग में आएगा, और इसका कलर कोड है हरा होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में सवाल बने हैं कि जब हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 0 से 50 के बीच में अगर रहता है तो यहाँ पर यह अच्छे के श्रेणी में आता है, और इसका कलर कोड क्या होगा, हरा होगा। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे 50 से 100 का रहता है तो यह संतोषजनक स्थिति में रहता है, और यह हल्का हरा रहता है। अगला हम बात करेंगे 100 से लेकर 200 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है मेरा, तो यह सामान्य प्रदूषित की श्रेणी में आ जाता है, और यह जो है कलर कोड इसका गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि 100 से 200 के बीच जब एयर क्वालिटी होता है तो कलर कोड इसका गुलाबी हो जाता है, और यह सामान्य प्रदूषित की श्रेणी में आ जाता है। वहीं हम 200 से 300 की बात करेंगे, जब हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 200 से 300 के बीच में आ जाता है तो एक खराब की श्रेणी में आ जाता है, और कलर कोड की बात करेंगे तो पीला हो जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से लेकर 400 की बात करेंगे, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 की बात करेंगे तो अति खराब की श्रेणी में रहता है, और इसका कलर कोड जो है लाल होता है। जी हाँ, इसे जो कलर कोड क्या है, लाल हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं अति गंभीर 400 से लेकर 500 की बात करेंगे, अगर मेरा एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 लेकर 500 के बीच में तो एकदम गंभीर स्थिति के दर्शाता है, जो कि इस समय हमारे लोनी में, दिल्ली, गाजियाबाद आदि शहरों में है।
जैसे कि 66 शहरों में 100 में से लेकर 66 शहरों जो भारत के, वहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 लेकर 500 के बीच में होती है, या गहरा लाल इसका कलर कोड होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो है सेगमेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और चलेंगे फिर हम अगले सेगमेंट पे देखते हैं। अब हम जल प्रदूषण की बात करेंगे। तो जल प्रदूषण जो है, जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि जल की गुणवत्ता को कम करने वाले जो है प्रदूषक को जल प्रदूषण कहते हैं। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग BOD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग CO2 तथा घुली ऑक्सीजन DO और pH के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जो है ऑक्सीजन मांग, जैव ऑक्सीजन मांग BOD तथा रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD एवं घुली ऑक्सीजन DO तथा pH के आधार पर किया जाता है। तो हमने देख लिया जल की गुणवत्ता जो है BOD पर, COD पर, DO तथा pH के आधार पर किया जाता है। जैविक ऑक्सीजन मांग की बात करेंगे तो जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। पीने के स्वच्छ जल में BOD की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ देख लिया कि पीने के स्वच्छ जल में BOD की मात्रा, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो मात्रा है 1 ppm से कम होनी चाहिए। समांतर नदियों में BOD का स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। जल प्रदूषण के कारण हमारा हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, पैराटाइफाइड, पेचिश आदि रोग हो जाता है। और एबेस्टस के रेशों के युक्त जल के सेवन से एबेस्टोसिस फेफड़े के कैंसर का रोग नामक रोग हो जाता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं हम पारायुक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबिन सिंड्रोम नामक रोग और कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग तथा सीसा युक्त जल से एनीमिया तथा सिर दर्द एवं मांसपेशियों में कमजोरी का आभास होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि जल से संबंधित हमारी कुछ बहुत गंभीर बीमारियाँ हैं जो हमारी, अगर प्रदूषित जल हम पी रहे हैं तो ये इन गंभीर बीमारियों से हमें जूझना पड़ सकता है। वही नौकनी की संरक्षण जो है फ्लोराइड के प्रदूषण से भी उत्पन्न होता है, ये भी जल प्रदूषित बीमारी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे गए, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि फ्लोराइड की अधिकता से हमारा नौकनी, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग, एनीमिया, उसके बाद सीसा जल युक्त से एनीमिया हो जाता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम की अधिकता से इटाई तथा पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण जो है उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अथवा अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांति, बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता की मापन की इकाई डेसिबल होती है। जी हाँ, और ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरे पौधों को अधिक रोपित किया जाता है क्योंकि इनमें ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि पौधे जो हैं ध्वनि की जो ध्वनि को जो है वह अवशोषित कर लेते हैं। तो वहाँ जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण कम होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम आइए बात करते हैं कुछ ध्वनियों के बारे में और ध्वनि स्रोत के बारे में कि मतलब कितने कितने चीज़ों के लिए कितनी ध्वनि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 20 डेसिबल, जो 20 डेसिबल है, पत्तियों की सरसराहट जब होती है तो 20 डेसिबल के लगभग इसकी जो होता है आवाज़। उसके बाद फुसफुसाहट जो हमारा 30 डेसिबल के अंतर्गत होता है। शांत कमरे ध्वनि की बात करेंगे तो यहाँ 40 डेसिबल के यहाँ शांत कमरा, अगर शांत कमरा है तो वहाँ उसमें 40 डेसिबल की आवाज़ होती है। वहीं सामान्य बातचीत की बात करेंगे तो 60 डेसिबल, जी हाँ, अगर कोई आदमी सामान्य बातचीत कर रहा है तो 60 डेसिबल तक आवाज़ निकलती है। ट्रक और बसों की आवाज़ में जो है 80 से 85 डेसिबल आवाज़ निकलती है। जेट इंजन की बात करेंगे तो यहाँ 120 डेसिबल, जी हाँ, ये आदमी जो है 120 हर्ट्ज तक ही उसको सुनाई दे सकता है। और 120 के ऊपर अगर उस बार बार सुन रहा तो बहरापन हो सकता है। 150 डेसिबल की बात करेंगे तो जेट प्लेन की लैंडिंग जब होती है तो 150 डेसिबल तक उसकी आवाज़ होती है। वही रॉकेट इंजन की बात करेंगे तो 180 डेसिबल तक के रॉकेट की आवाज़ होती है सबसे ज़्यादा रॉकेट इंजन की। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यावरण मानवाधिकार संगठन के बारे में याद करेंगे और उनसे प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर UNEP की बात करेंगे। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो UNEP की जो स्थापना है 1972 में हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो नैरोबी, केन्या में है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हमारे केन्या में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। रेड क्रॉस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो 1863 में हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वही ग्रीन पीस की बात करेंगे तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल
जो है ये हमारा 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, यह भी हमारे पर्यावरण से संबंधित है। ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करेंगे तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह 1961 में स्थापित हुआ और इसका जो मुख्यालय है लंदन इंग्लैंड में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करेंगे WWF, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो हमारा कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे ह्यूमन राइट वॉच। जी हाँ, इसकी स्थापना 1978 में हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे IPCC की। जी हाँ, तो इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक की स्थापना 1976 में हुई और इसका भी मुख्यालय जो है कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। बेटलैंड इंटरनेशनल की बात करेंगे तो 1996 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय हमारे नीदरलैंड में है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो 1969 में स्थापित हुआ, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। वही IUCN की बात करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर ऑफ नेचर, तो ये IUCN की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। IUCN जो है एक डाटा बुक होता है जिसमें गंभीर और संकटग्रस्त प्रजाति के जो जीव होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियाँ उनके बारे में देखेंगे और यहाँ पर उनको देख कर फिर हमारी क्लास और फिर पर्यावरण पुरस्कार कुछ है उनको डिस्कस करके हम क्लास को आज ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो है हमारा स्वीडन में हुआ 1972 में और इससे संबंधित तथ्य की बात करेंगे तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन को। और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना भी हुई थी और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा भी इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत किया गया था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है कनाडा में हुआ था 1987 में। इसमें क्या हुआ था कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का भी निर्णय इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत लिया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे रियो सम्मेलन की बात करेंगे जो कि ब्राज़ील में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना भी इसी के तहत की गई थी, रियो सम्मेलन 1992 के द्वारा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे जो कि पृथ्वी +5 सम्मेलन जो कि 1997 में हुआ था। इसमें हमारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना तथा 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती करने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ हमने क्योटो प्रोटोकॉल को जो कि GHG से मेरा संबंध हम लोगों का संबंधित था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कटौती से, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कब हुआ था? 1997 में। और ये लागू कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे जोहान्सबर्ग में जो रियो +10 सम्मेलन हुआ था और पृथ्वी 10 सम्मेलन भी जो 2002 में हुआ था। इसमें हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति बनी थी और सतत विकास बल पर यहाँ पर जोर दिया गया था हमारे जोहान्सबर्ग में जो रियो सम्मेलन हुआ था, रियो 10+ सम्मेलन 2002 में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कानकुन सम्मेलन जो कि मैक्सिको में हुआ था 2010 में। इसमें $100 अरब से हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हरित जलवायु कोष किस घोषणा या किस सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया था। तो एक कानकुन सम्मेलन जो है हमारा मैक्सिको में जो कि 2010 में हुआ था उसके तहत स्थापित किया गया था। अगला हम लोग देखेंगे रियो 20 सम्मेलन जो है ये ब्राज़ील में हुआ था। इसे पृथ्वी 20 सम्मेलन भी कहा जाता है। 2012 में द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था और जीरो हंगर चैलेंज सभी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराएगा, इसकी जो है कल्पना यहाँ पर की गई थी। किसमें? रियो 20 सम्मेलन में जो कि ब्राज़ील में हुआ था। इसे पृथ्वी 20 सम्मेलन भी कहा जाता है 2012 में। अगला हम लोग देखेंगे जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन जो है 2021 में नीदरलैंड में हुआ था। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियाँ थी, इनके बारे में हमने देखा, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में जाना। तो आप लोगों को ऐसा लग रही है कि क्लास अच्छी लग रही है, चैनल पर हमारे नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ये जो है आपका जो लेखपाल का एग्ज़ाम, हाल ही में लोअर PCS के एग्ज़ाम, UPPCS के एग्ज़ाम, जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहाँ पर इधर आने वाले हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब हम आइए देख लेते हैं पर्यावरण पुरस्कार की बात करेंगे। कुछ पर्यावरण पुरस्कार हैं जो हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं।
जो कि प्रमुख हैं उनके बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम क्लास को आज खत्म करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टॉयलर पुरस्कार, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और प्रदान करने वाली संस्था की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है टॉयलर पुरस्कार, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वही गोल्डमैन पुरस्कार की बात करेंगे तो गोल्डमैन पुरस्कार जो है 1989 से दिया जा रहा है गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ग्लोबल 500 पुरस्कार की बात करेंगे तो 1987 से दिया रहा है यूएनईपी के द्वारा। गोल्डन पांडा पुरस्कार की बात करेंगे तो 1982 से दिया जा रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी ब्रिस्टल इंग्लैंड के द्वारा यह दिया जा रहा है गोल्डन पांडा पुरस्कार। अगला देखेंगे ससाकावा पुरस्कार, जो है यह भी हमारी पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं हुटली की बात करेंगे तो हुटली पुरस्कार जो है हुटली गोल्ड पुरस्कार 1994 में स्थापित हुआ था और यह हुटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है, WFN के द्वारा। हुटली फंड फॉर नेचर के द्वारा हुटली पुरस्कार जो है 1994 से दिया जा रहा है, यह भी एक पर्यावरण पुरस्कार है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जो है 1987 से दिया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जो है यह भी हमारे पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार था, 1986 से दिया जाता था। पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह दिया जाता है। अगला देखेंगे राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, जो है यह पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा भी यह दिया जाता था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमारे कुछ पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार थे जिनको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो अब हमारा ये पर्यावरण का जो आज की क्लास खत्म हुई और पर्यावरण का सेगमेंट भी हमारा खत्म हुआ। तो 4 क्लास में हमने पूरे पर्यावरण को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और इसकी जो MCQ रैपिड फायर के माध्यम से वो आप लोगों को मिलती रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय अभी हम आधुनिक इतिहास की जो है रैपिड फायर के माध्यम से PYQ सीरीज़ करवा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो वहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसी थ्योरी वाले सेगमेंट में नीचे आप वहाँ पर पहले आप थ्योरी की क्लास करें, उसके बाद फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से प्रैक्टिस सेट सीरीज़ मिल जाएगी, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी तरह सभी विषयों के जितने भी हम सब्जेक्ट यहाँ पर करा रहे हैं सबकी टॉपिक वाइज वन लाइनर के माध्यम से MCQ सीरीज़ मिलेगी। तो आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक एक नए सब्जेक्ट के साथ। और अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।